हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग जेनेटिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स, बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कर दें शुरू? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात करूंगा। इसमें मैं आपको क्रोमोसोम के बारे में बताऊंगा आगे जाके, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर। देखो, अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो हमारे पास दो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अगर न्यूक्लिक एसिड डीएनए के अंदर अगर हम बात करें कि इसमें कौन से नाइट्रोजन बेसेस हैं, एटीसीजी, और आरएनए के अंदर एयूसीजी। आपको याद होगा यूरासिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है और यूरासिल की जगह डीएनए के अंदर थायमीन प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके अलावा शुगर की अगर हम बात करें तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है और आरएनए के अंदर राइबोस शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, और यही इनका मेन डिफरेंस है। अगर डीएनए और आरएनए के बीच में अगर आपको कोई मेन डिफरेंस पूछे तो आप बताएंगे कि वो शुगर का मेन डिफरेंस है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस। ओके, अब सबसे पहले डीएनए की अगर बात करी जाए, ये डबल स्टैंडर्ड होता है ना। चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों के अंदर ही डीएनए डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है और लीनियर होता है यूकैरियोट्स के अंदर, और प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है सर्कुलर। सिर्फ यही डिफरेंस है कि यूकैरियोट्स में तो ये लीनियर है और प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर इन प्रोकैरियोट्स एंड डबल स्टैंडर्ड लीनियर इन यूकैरियोट्स। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? हेलिकल स्ट्रक्चर होती है और राइट हैंडेड होती है। राइट हैंडेड हेलिकल कन्फर्मेशन होती है इसकी। ठीक है, दो स्ट्रैंड्स होती हैं विच आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कहने का मतलब क्या है? एक 5' to 3' इधर है, फिर जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक आता है चारगाफ्स रूल। क्या होता है चारगाफ रूल? ये आपको बताता है कि नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन। यानी देखो, ए जितना ए का अमाउंट होगा उतना टी का होगा, जितना जी का होगा उतना सी का होगा। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस जी इज इक्वल्स टू टी प्लस सी। तो ये चारगाफ्स रूल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि डीएनए कितने टाइप का होता है, ये देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए, ये 3 टाइप का डीएनए है। ठीक है, इनमें से भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ डीएनए है बी डीएनए। बी डीएनए सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर ए डीएनए की बात करें, इट इज प्रेजेंट इन आरएनए डीएनए डुप्लेक्स। तो आरएनए डीएनए का डुप्लेक्स होता है, वहां पर ए डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जेड डीएनए हैज जिगजैग बैकबोन। ठीक है, जेड डीएनए की विशेषता जिगजैग बैकबोन प्रेजेंट होती है इसमें। अगर हम टर्न्स की बात करें, कितने बेस पेयर हैं पर टर्न, तो देखिए बी डीएनए के अंदर 10 बेस पेयर पर टर्न, 11 एंड हियर 12 इन जेड डीएनए। ठीक है जी, अगर इनके कंफर्मेशन की बात करी जाए, है ना, तो ये दोनों तो राइट हैंडेड है और सिर्फ ये लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, तो बी डीएनए एंड ए डीएनए आर राइट हैंडेड, ओनली जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड। ओके, नेक्स्ट कहां पर प्रेजेंट होता है? तो बी डीएनए इज प्रेजेंट इन लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन एंड हाइड्रेटेड एनवायरमेंट, और ए डीएनए प्रेजेंट होता है हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन और डिहाइड्रेटेड एनवायरमेंट में। ठीक है, और ये जेड डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? इट इज फाउंड इन एरिया वेयर प्यूरिन्स अल्टरनेट विद पायरिमिडीन्स, है ना। ये उन एरियाज में होता है। जेड डीएनए विच हैज जिगजैग बोन विच इज लेफ्ट हैंडेड, इट इज फाउंड इन द एरिया वेयर प्यूरिन्स अल्टरनेट विद पायरिमिडीन्स। एंड ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के अंदर भी मदद करता है। जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करने में जेड डीएनए मदद करता है। ठीक है, ये इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए। एक वर्ड आता है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन, है ना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, और ये प्रोटीन कौन से? हिस्टोन प्रोटीन्स। तो न्यूक्लियोसोम इक्वल टू डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स, है ना जी। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ना, दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड में ये रिच है ना। अब बेसिक अमाइनो एसिड में रिच है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इनमें ज्यादा है, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। ओके, और डीएनए का तो आपको पता है फॉस्फेट ग्रुप P(O)4 2 नेगेटिव ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर। तो इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो आप देख पा रहे हो ना, नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, अरे अपोजिट तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, मिलन होता है उनका। तो इसी वजह से दोनों अपोजिट चार्ज है ना, तो इसी वजह से जो डीएनए है वो इसके साथ एकदम बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
तो व्हेन डीएनए इज बाउंडेड टू हिस्टोन, तो उस केस में जब ये इससे बाउंडेड होता है, बाइंडेड होता है इससे, उस टाइम पर ये डीएनए फ्री नहीं होता ना, चक्कर चल रहा होता है, फ्री कहाँ रहेगा बेचारा, इसके साथ बिजी है हिस्टोन के साथ, सो इट इज नॉट फ्री। और अगर फ्री नहीं है तो इनएक्टिव है, काम भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो व्हेन डीएनए इज बाउंड टू हिस्टोन इट इज नॉट फ्री एंड इट इज इनएक्टिव, ठीक है जी। अब यही बात को लेकर के ना दो टाइप का दो पॉइंट्स आते हैं यहाँ पर, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, है ना, ये डीएनए ही है। यूक्रोमेटिन किसको बोलते हैं, ये लूज डीएनए होता है, लूज डीएनए होता है तो जीन्स आर एक्टिव, ठीक है, और हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड डीएनए होता है, तो टाइटली अगर पैकिंग हो रही है स्टोन के साथ तो जीन कैसे होंगे, इनएक्टिव। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन वाला जो पार्ट है, इट कंटेन डीएनए विच इज टाइटली पैक्ड, सो जीन्स आर इनएक्टिव हियर। और यूक्रोमेटिन वाले पार्ट के अंदर लूज डीएनए होता है तो जीन्स आर एक्टिव, ठीक है जी। अब हमें पढ़ना है पीटीएम ऑफ हिस्टोन, यानी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन। क्या होता है इधर देखिए जरा, जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हिस्टोन प्रोटीन का जो पोस्ट ट्रांसलेशन होता है दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बहुत सारे वेज होते हैं हिस्टोन का मॉडिफिकेशन करने के, वेरियस वेज ऑफ हिस्टोन मॉडिफिकेशन आर देयर। सबसे पहले एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, मिथाइलेशन, एडीपी राइबोसाइलेशन, मोनोयूबिक्विटाइलेशन और सुमाइलेशन, ठीक है। ये सारे के सारे वेज है, डिफरेंट वेज ऑफ हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ठीक है। पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन पढ़ रहे हैं ना अपन, तो ये सारे के सारे इसके वेज हैं करने के। अब एसिटाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन समझते हैं। एसिटाइलेशन में तो CH3COO नेगेटिव, है ना, इस ग्रुप का ऐड होता है, और फॉस्फोराइलेशन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है। तो आप एक बात समझो कि हम दोनों जगह पर नेगेटिव चार्जेस ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग हिस्टोन को नेगेटिवली चार्ज ज्यादा बना रहे हैं, है ना, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। और डीएनए क्या है, डीएनए भी तो नेगेटिवली चार्ज है, अरे डीएनए भी नेगेटिव है, स्टोन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, रिपल्शन, दूरियां हो जाएंगी। अरे दूरियां हो जाएंगी तो ये डीएनए इसको पता चल जाएगा, यार ये तो रिपल्शन हो रहा है, मैं इसके पास नहीं जा सकता, ये फ्री बैठेगा, फ्री बैठेगा तो ये काम करेगा, है, जब फ्री हो जाएगा तो जीन का एक्टिवेशन, हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा, जीन विल एक्टिवेट, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस होगा भाई, डीएनए फ्री बैठेगा तो, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो दो प्रोसेसेस हैं, एसिटाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन, जो हमने समझी हैं, तो एसिटाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन ऑफ हिस्टोन्स दे लीड टू सबसे पहले जीन एक्टिवेशन और दूसरे नंबर पे यूक्रोमेटिन फॉर्मेशन। यूक्रोमेटिन क्या था, लूज डीएनए, जीन्स आर एक्टिव, तो इस केस में जीन्स एक्टिव ही हो रहे हैं, तो यूक्रोमेटिन का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, है ना जी। डीएनए का वो वाला पार्ट जो कि जहां पर एक्टिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लूज डीएनए होता है, उसी को यूक्रोमेटिन कहा जाता है जनाब, ठीक है जी, ओके। सो इसी को हम लोग, मैंने ये जो ऊपर बात समझाई इसको मैंने यहाँ पे लाइन की फॉर्म में लिख दिया कि एसिटाइलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ हिस्टोन एड नेगेटिव चार्ज व्हिच रिपेल्स नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए एंड डीएनए बिकम फ्री। दिस इज वन मेथड ऑफ जीन एक्टिवेशन, ये है ना जीन एक्टिवेशन का एक मेथड है, ठीक है जी, ओके। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट बॉन्ड्स इन द डीएनए। तो डीएनए में क्या बॉन्ड्स है भाई, ये देखो, आप देख रहे हो शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, तो शुगर फॉस्फेट की ये बैकबोन प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं यहाँ पर, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बन रही है, ठीक है जी, शुगर और फॉस्फेट है। और यहाँ पर ये बीच बीच में एन देख रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अरे नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है, तो शुगर पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ, देखो शुगर पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, ये जो बाहर निकल रहे हैं, ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। कई कई जगह पर तो डबल बॉन्ड होते हैं और कई कई जगह पर नाइट्रोजन बेसिस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो डबल ट्रिपल कहाँ, देखो ए और टी वाले जो नाइट्रोजन बेस, इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, और जी और सी के बीच में ट्रिपल होता है। तो मान लो यहाँ पे ए टी, यहाँ पे जी मान लो, यहाँ पे सी मान लो, ठीक है जी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये वाले, ठीक है। शुगर नाइट्रोजनस बेस से कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन सा, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और ये बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, अगर आपको मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताऊं तो जो शुगर का फर्स्ट कार्बन है, C1 कार्बन ऑफ द शुगर, वो
प्यूरिन्स में तो नाइट्रोजन 9th वाले से बनाता है बॉन्ड, ठीक है, और पायरिमिडीन के केस में N1 से बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो अगर यहां पर जैसे ये N है, ये प्यूरिन होगा तो C1N9 बॉन्ड होगा, अगर ये N जो है ये पायरिमिडीन होगा तो C1N1 बॉन्ड रहेगा, ठीक है जी। ये बीटा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। और उसके अलावा एक टाइप का बॉन्ड और दिख रहा है जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में है, ये है 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना जी। और एक बात बताऊं क्या, अरे बता दे भाई, मत कर, बता जल्दी। ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स है ना, ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है, कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ठीक है जी। अब है ना अब एक चीज समझनी है, देखो जरा, अब मैंने क्या कराया, अब मैंने ये बाइंडिंग को थोड़ा और अच्छे से समझाया। आप ये देखो, ये क्या है, शुगर है, ठीक है, ये आपको शुगर दिखाई दे रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन बेस लग जाता है शुगर के फर्स्ट कार्बन से, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी दूसरी शुगर ली है मैंने, ठीक है। मैं इस एक्चुअली स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉलिक्यूल के लेवल पर दिखा रहा हूँ। तो अब आप देखो यहाँ पर ये शुगर है, तो शुगर का ये तो हो गया 1 कार्बन, फिर ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4, ये 5, ठीक है। अब 5 पर तो फॉस्फेट जुड़ता है, तो इसलिए हम इसको 5 फॉस्फेट एंड कह देते हैं। शुगर के 1 कार्बन तो नाइट्रोजन बेस जुड़ गया, और ये जो 5 वाला है इस पर क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, तो P एंड हो गया, ये 5 फॉस्फेट एंड हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर इधर देखोगे तो ये तो 3 वाली पोजीशन है, यहां पर भी फॉस्फेट जुड़ रहा है, ठीक है। और अब दूसरी वाली जो शुगर है इसके 5 से ही फॉस्फेट जुड़ रहा है, तो कुल मिला के फॉस्फेट बीच में से नहीं आ गया, एकदम दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। शुगर फिर फॉस्फेट फिर शुगर, तो यहां पर जो बॉन्ड प्रेजेंट है शुगर फॉस्फेट के बीच में, इट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, यही तो है। ये देखो, ये 3 हो गया और ये हो गया 5, तो इसीलिए तो हमने बोला था 5-3 या 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इसीलिए तो हमने बोला था, क्योंकि 3 और 5 इन्वॉल्व थे यहाँ पर। उसके अलावा और क्या देखने की चीज है, इधर वाला एंड जैसे यहाँ से स्टार्ट ही हुआ है, यहाँ से इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जा रहे हैं, ये वाला जो एंड है ये हम लोग बोलेंगे 3 एंड, 3-OH एंड हो गया। यहाँ पर आकर के और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे, इस तरीके से एस चेन बढ़ती जाएगी। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इधर की साइड तो ये 5 एंड है, ठीक है, और इधर की साइड ये 3-OH एंड बन रहा है ना। यहाँ पर रिएक्शन और चलेगी, OH है ना, तो फ्री है, यहाँ पर और रिएक्शन हो सकती है, तो ऐसे करके चेन बढ़ती जाएगी। तो कुल मिला के तो नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस 5 to 3 इस डायरेक्शन में हो रहा है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस इन DNA स्ट्रैंड का नया सिंथेसिस की डायरेक्शन है 5 to 3, ठीक है, 5 to 3। और पेरेंटल स्ट्रैंड किधर है, पेरेंटल स्ट्रैंड की डायरेक्शन है इससे अपोजिट 5 to 3, ठीक है। सो ये नया स्ट्रैंड कुछ इस तरीके से बनता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके अलावा लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, कुछ इस तरीके से सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पर A लगा है, फिर यहाँ पर लास्ट में G लगा है, ठीक है। मतलब पहले तो एडेनिन लग गया, फिर उसके बाद में गुआनिन लगा है, नाइट्रोजन बेस जुड़ते जाते हैं ना, ऐसे शुगर फॉस्फेट की बैकबोन बनी, और फिर शुगर पे इस तरीके से नाइट्रोजन बेसेस जुड़ते जाते हैं। तो मैंने बोला ये 5 है, ये 3 है, तो कुछ इधर की तरफ यहाँ पर तो G जुड़ा हुआ है और यहाँ पर है A। तो आप मेरे को ये बता दो कि रिप्रेजेंट करने का, लिखने का सही तरीका क्या है, 5-AG 3-GA 5, या फिर बोथ, दोनों तरीके सही हैं। तो मैं कहूँगा दोनों तरीके सही हैं। अच्छा क्यों, इसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। देखो 5 ये चीज़ क्या शो कर रही है, 5 पर A है, 5 पर A है, बिल्कुल है। 3 पर G है, क्या 3 पर G है, बिल्कुल है। दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 पर G है, 3 पर G है। A 5 पर है, बिल्कुल। अरे बात तो एक ही है ना, इन्होंने थोड़ा सा मिक्सअप करके लिख दिया, लेकिन कहने का मतलब सेम हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। और इन्होंने अब देखो, एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ये यहां पर कंफ्यूजन हो गया आपको, विच इज करेक्ट, AG GA बोथ। अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करी है इन्होंने, नॉर्मली ऐसा लिख दिया है, तो अब मेरे को आंसर बताओ। तो अब इस केस में आंसर आएगा AG, ये वाला GA गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इफ डायरेक्शन इज नॉट गिवन देन लेफ्ट A, जैसे AG लिखा हुआ है ना, तो हम
ऐसा मानेंगे ऑटोमेटिकली कि ये जो ए है, ये जो लेफ्ट वाला है, ये तो 5 डैश पर है, और ये जो जी है ये है 3 डैश पर, हम लोग ऑटोमेटिकली मानेंगे, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन नहीं दी गई होगी तो अगर जी ए को इस तरीके से लिखोगे तो ये लेफ्ट में जी है, तो इसका मतलब जी 5 डैश पे होना चाहिए और ए किस पे होना चाहिए, 3 डैश पे होना चाहिए। क्या ऐसा है? ए तो 5 डैश पर है, तो इसका मतलब ये तो रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया। तो जब आपको डायरेक्शन जैसे इस तरीके से दी जाए तब तो आप देख सकते हो उस अकॉर्डिंग, और नहीं दी जाए तो आपको लेफ्ट वाले को 5 डैश मान लेना है, राइट वाले को 3 डैश मान लेना है, और इस तरीके से आप आंसर देंगे। अब बात करते हैं न्यूक्लियसेस की। काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं न्यूक्लियसेस की। अगर हम बात करें ये क्या करते हैं, दे ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये लोग क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसको तोड़ते हैं। न्यूक्लियसेस का ईसी नंबर, एंजाइम कमीशन नंबर होता है 3, यानी हाइड्रोलेजेस वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियसेस, दो होते हैं, एक्सो और एंडोन्यूक्लियसेस। एंडोन्यूक्लियस को हम लोग एक्सी न्यूक्लियस भी कहते हैं। एक्सोन्यूक्लियस होते हैं ये कटिंग करते हैं फ्रॉम साइड्स। ये भी दो टाइप के हैं, 5 डैश 3 डैश एक्सोन्यूक्लियस, और एक 3 डैश 5 डैश। मतलब 5 डैश से स्टार्ट करेंगे और 3 डैश की तरफ बढ़ेंगे, 3 डैश से कट करेंगे पहले, फिर 5 डैश की तरफ बढ़ेंगे। तो ये दो टाइप के एक्सोन्यूक्लियस हो गए। उसके बाद एंडोन्यूक्लियस हैं, ये क्या करते हैं, दे कट एनीवेयर इन बिटवीन, कहीं भी काट देते हैं, बिटवीन से काटते हैं लेकिन बीच में से काटते हैं चेन को। स्पेशल टाइप के एंडोन्यूक्लियस हमारे पास जो काफी इंपॉर्टेंट जो हमने सुने हुए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दे कट एट ए स्पेसिफिक साइट, और उन स्पेसिफिक साइट को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रॉन्स। अब बुक्स में हम लोग है ना ऐसा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, रेफर, REFER REFER, मतलब दोनों तरफ से आप पढ़ रहे हो ना, आगे से पीछे पीछे से आगे, तो आपको सेम ही मतलब मिल रहा है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता तो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन यार इस तरीके से डिफाइन करना एक तरीके से गलत हो जाता है। देखो अगर आपने ऐसा याद कर रहा हो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है, आगे से पीछे पीछे से आगे रीड करोगे तो सेम आएगा, तो आप गलती करोगे कहाँ पर। देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, आइडेंटिफाई पैलिंड्रोन, तो आइडेंटिफाई करो GGCC, GACC और TATT। तो आप बोलोगे यार ये तो नहीं है, ये तो काफी डिफरेंट सा लग रहा है। ये देखो GGCC CCGG, तो जब चलो TAAT TAAT, तो आप सोचोगे भैया यार ये तो सही है, हाँ ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सबसे सटीक, आपको आंसर यही लग रहा है, लेकिन पता है इसको पहले काट देना, क्योंकि ये ही गलत आंसर है। क्योंकि पैलिंड्रोन जो होता है यहां पर आंसर ये वाला होगा, ठीक है, दिस इज नॉट आंसर। क्यों, मैं बताता हूं। देखो तुमने लिखा TAAT है ना, तो अब तुमने ये 5 डैश टू 3 डैश लिख दिया, TAAT है, ठीक है। अब आपको पता होगा दूसरा स्ट्रैंड भी होता है 5 डैश टू 3 डैश, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है। अब आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री जब आप यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस लिखोगे, जैसे T के कॉम्प्लीमेंट्री A के T, A के T, T के A, तो अब आप लिखोगे तो देखो TAAT पढ़ो, TAAT आ रहा है। अब उल्टा करके पढ़ोगे तो क्या आएगा, ATTA, डिफरेंट हो गया ना, सीक्वेंस इज नॉट सेम, तो दैट्स वाई ये पैलिंड्रोन नहीं है। पैलिंड्रोन ये है GGCC। अब इसको उल्टा भी करके देखोगे तो GGCC ही आएगा, GGCC। अब कॉम्प्लीमेंट्री देखो 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश, देखो C का G, C का G, CC, तो GGCC GGCC ये है। तो आप अल्फाबेट के हिसाब से ये वर्ड के हिसाब से मत देखना, कई बार गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। आपको इस तरीके से ये बना के देखना है ना। अब नेक्स्ट सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन करके विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वापस डीएनए बनाता है ना, रेप्लिकेशन होता रहता है डीएनए का, और डीएनए से आरएनए बन जाता है, और आरएनए से प्रोटीन बन जाता है। अच्छा आरएनए से फिर डीएनए बन सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम कौन सा काम आता है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए से जब आरएनए बन रहा होता है इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन, इसको सॉरी ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं हम लोग, इसको गलत लिख दिया हमने, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं हम इसको, लिख लेना ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, तो डीएनए पे डिपेंड आरएनए बना रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज, इस टाइप से। दिस इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देन लेट्स टॉक अबाउट क्रोमोसोम। देखो ये बात करना है हैप्लॉइड स्टेट और डिप्लॉइड स्टेट की। हैप्लॉइड का मतलब होता है n, डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n। इसको समझते हैं, दो स्टेट्स होती हैं, एक तो हैप्लॉइड स्टेट होती है क्रोमोसोम में, एक होती है डिप्लॉइड स्टेट, ठीक है। तो हैप्लॉइड स्टेट इज प्रेजेंट इन द जर्म सेल,
क्या होता है यहाँ पर ओनली 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, इनमें से 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। और अगर बात करोगे डिप्लॉइड स्टेट की तो ये सोमेटिक सेल्स में पाई जाती है, सोमेटिक सेल्स में डिप्लॉइड स्टेज पाई जाती है। यहाँ पर पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम, डिप्लॉइड हो गया ना 2 एंड डबल, इसका मतलब 23, यहाँ पर तो हैप्लॉइड के अंदर तो 23 क्रोमोसोम थे, अब 23 पेयर्स हो जाएंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाए, डबल डबल हो गए सब के सब, तो डिप्लॉइड स्टेट आ गई। और हैप्लॉइड कब है? जब डिवाइड बाय 2 कर दो, आधे आधे, है ना, सिंगल क्रोमोसोम। ओके, अब आप देखो हमारे पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। क्या मैंने क्या बोल दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? देखो यहाँ पर हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, एक तो फादर की साइड से, एक मदर की साइड से। ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिराइव फ्रॉम फादर साइड एंड मदर साइड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पे स्टडी करते हैं, जैसे ये है, तो यहाँ पे देखे हो ये जो गोला सा दिख रहा है सेंटर में, दिस इज सेंट्रोमियर। ये जो छोटी वाली आर्म है इसको पी आर्म बोलते हैं, और जो लॉन्ग आर्म होती है इसको क्यू आर्म बोलते हैं हम लोग। और जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है एकदम, है ना, टिप, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग टीलोमेयर, दिस आर एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम, एंड को हम लोग बोलते हैं टीलोमेयर, ठीक है। और ये जो दोनों अपने पास ये आपको दिख रही हैं पत्तियां टाइप से, है ना, ये दोनों हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या है? ये क्रोमेटिड्स हैं, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, बहनें, है ना, एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई हैं। और अगर डिफरेंट सेंट्रोमियर से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम में ये एक का क्रोमेटिड, ये एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एलील्स। एलील्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हाइट के लिए यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है, मान लो ये मदर में प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ ऐसा ही जो जीन है वो फादर के अंदर भी प्रेजेंट है, फादर की तरफ से भी आया है हाइट के लिए। तो ये एलील्स ही हैं। व्हाट आर एलील्स? एलील्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, है ना। एलील्स आर, ये हैं एलील्स, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन। जैसे सिस्टर क्रोमेटिड विल हैव सेम एलील। अब जब आप देखोगे जो सिस्टर क्रोमेटिड अगर उन पे कोई एलील प्रेजेंट है, दे विल हैव सेम एलील, सेम टाइप का एलील होगा। अगर मान लो कि जैसे तो मदर की तरफ से जो मान लो कि ड्वार्फनेस का एलील आया है, ठीक है, तो फिर इधर ड्वार्फ का रहेगा, ठीक है। और फादर की तरफ से अगर मान लो टॉल का है तो इधर टॉल वाला रहेगा। तो मतलब एक हाइट एक कैरेक्टर हो गया, उसी को 2 तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। यही एलील्स है ना, कि एक जीन है हाइट का, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक तो ड्वार्फ बता रहा है, एक बता रहा है कि टॉल होना चाहिए आने वाला इंडिविजुअल। तो सिस्टर क्रोमेटिड विल हैव सेम एलील्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मे हैव सेम और डिफरेंट। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में हमने देखा है, तो यहाँ पर हो सकता है दोनों फादर और मदर की तरफ से टॉल वाला नेचर आ जाए, तो दोनों तरफ से सेम एलील भी हो सकता है और डिफरेंट एलील भी हो सकता है, ठीक है। अगर सेम एलील हुआ तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी ए या फिर स्मॉल ए इन केस ऑफ रेसेसिव, ये डोमिनेंट वाला केस हो गया। तो होमोजाइगस कंडीशन होगी, डिफरेंट एलील्स कैपिटल स्मॉल ए, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई, ठीक है जी। अब बात करते हैं डोमिनेंट और रेसेसिव एलील की। कैपिटल ए इट इज अ डोमिनेंट एलील, स्मॉल ए इट इज अ रेसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील की क्या विशेषता होती है? इट कैन एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। लेकिन रेसेसिव एलील जो होता है इट कैन ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा रेसेसिव वाला एलील, ठीक है। अब नाउ टाइप ऑफ क्रोमोसोम डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। 4 टाइप के होते हैं। एक अगर मान लो कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर एकदम सेंटर पर हो, ये देखो सेंटर पर है, तो इट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नियर द सेंटर, देखो ये थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा आगे पहुंच गया, सब मेटासेंट्रिक। क्लोज टू द एंड, ये एंड के पास आ गया, ये बहुत छोटे हो गए हैं इधर वाले सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो ये जो इसकी ये वाली आर्म्स है ना, पी आर्म्स, ये काफी छोटी हो गई है। दिस इज एक्रोसेंट्रिक एंड एट द एंड अगर आ जाए तो टीलोसेंट्रिक। ये देखो सेंट्रोमियर एकदम एंड पर आ गया, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इसको हम बोलते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं ये बड़े प्रिमिटिव नेचर के होते हैं। ये सिर्फ क्रोमोसोम 1 और 3 है ना, ये मेटासेंट्रिक टाइप के होते हैं। कौन से? क्रोमोसोम 1 और 3। और उसके अलावा आई एम सॉरी, गला खराब है थोड़ा। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन के ऑटोसोम जो होते हैं और एक्स क्रोमोसोम, ये सब मेटासेंट्रिक नेचर के होते हैं, सब मेटासेंट्रिक होते हैं। और एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो वाई क्रोमोसोम और इसके अलावा ऑटोसोम 13, 14, 15, 21, 22 ये एक्रोसेंट्रिक होते हैं। और टीलोसेंट्रिक तो ह्यूमंस में होते ही नहीं है।
तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बार बॉडीज। बार बॉडीज क्या होती है? बार बॉडीज आर इनएक्टिव कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। फीमेल की हर एक सेल के अंदर इनएक्टिव कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और इनसे फीमेल को डिटेक्ट भी करा जा सकता, पता लगाया जा सकता है कि फीमेल है मेल है ना। तो नंबर ऑफ बॉडीज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बार बॉडीज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। कितने एक्स क्रोमोसोम है? -1 कर दो। जैसे मान लो कि अब देखो फीमेल में, देखो नॉर्मल फीमेल की अगर बात करोगे तो यहाँ पर XX जीनोटाइप होता है इसका, 2 एक्स क्रोमोसोम है तो 2 - 1 कितना हुआ? 1। इसका मतलब नॉर्मल फीमेल के अंदर एक बार बॉडी होती है। और अगर आप मेल की बात करोगे तो मेल के अंदर XY क्रोमोसोम है, जीनोटाइप XY हो गया ना, तो यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम है तो 1 - 1 कितना हुआ? 0। तो मेल के अंदर तो बार बॉडीज नहीं होती है, फीमेल के अंदर बार बॉडीज होती हैं, एक होती है, ठीक है। अब कुछ सिंड्रोम्स की बात कर रहे हैं, जैसे कुछ मेल्स में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जिनको होता है ना, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम और बढ़ जाता है, XXY। पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, जेनेटिक डिसऑर्डर को, नेक्स्ट वीडियो में। XXY, तो यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम आ गए तो 2 - 1 = 1, यानी एक बार बॉडी प्रेजेंट है। सुपर फीमेल के अंदर यार फीमेल जिनको ये डिसऑर्डर हो जाए, यहाँ पे ये ट्राइसोमी होगी XXX, ठीक है। तो 2 बार बॉडीज प्रेजेंट है। टर्नर सिंड्रोम के केस में XO, एक एक्स गायब हो जाता है तो X - X 0, तो फीमेल में 0 भी हो सकता है इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम। और सुपर फीमेल के अंदर 2 होती हैं बार बॉडीज, मेल में 0 होती है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाले मेल के अंदर 1 होती है। एक थ्योरी होती है 1 जीन 1 प्रोटीन थ्योरी। क्या है ये? इट स्टेट्स दैट कि एक जीन होता है ना, वो एक प्रोटीन बनाता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर 20,000 जीन्स होते हैं और प्रोटीन्स कितने बनते हैं उनसे? 2.5 लाख बनते हैं, 2.5 लाख प्रोटीन्स बनते हैं। तो सोचो यार, अगर एक जीन से एक प्रोटीन बन रहा होता तो इट वाज नॉट पॉसिबल। तो दिस थ्योरी 1 जीन 1 प्रोटीन थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, है ना। तो इसीलिए देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन ऑफ दिस 1 जीन 1 प्रोटीन थ्योरी। सबसे पहला है अल्टरनेट स्प्लाइसिंग और दूसरा RNA एडिटिंग, जिसको हम लोग आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। तो ये इस वीडियो में हमने पढ़ा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। इसके अंदर तो हमने बेसिस ऑफ जेनेटिक्स पढ़ लिया है। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।